नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। आज की हमारी रिपोर्ट इस बात पर आधारित है कि कैसे कांग्रेस पार्टी को विपक्ष से बाहर करने की कोशिश हो रही है और राहुल गांधी को किसने हैरान कर दिया और जिससे उम्मीद थी वो तो साथ नहीं खड़े हुए, लेकिन जिनसे जो नए दोस्त बने हैं, जिनसे उम्मीद नहीं थी, वो ज़रूर साथ खड़े हो गए। इस पे हमारी रिपोर्ट आधारित है। कल मैंने एक लेख लिखा था एनडीटीवी पे, जो हमारे दर्शक उस लेख को नहीं पढ़ पाए, उनके लिए वीडियो के ज़रिए हम आपको ये रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है ममता बनर्जी के मुंबई दौरे से, जहां उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की और बाहर आके जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि क्या टीएमसी भी यूपीए का हिस्सा है, तो उसके ऊपर ममता बनर्जी ने कहा कि कहाँ है यूपीए। अब यूपीए नहीं है, उनके बराबर में शरद पवार खड़े हुए थे। और मैं पूरा बयान आपको कोट कर देता हूं कि यूपीए क्या है, हम एक मजबूत विकल्प चाहते हैं। अपने इस बयान के ज़रिए ममता ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। साथ में खड़े थे शरद पवार, जो कि यूपीए का हिस्सा रहे हैं महाराष्ट्र में भी और केंद्र की राजनीति में भी। 10 साल सत्ता चली, उसमें यूपीए का सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा शरद पवार थे। अब उसके बाद एक और ट्वीट आता है, जो कि प्रशांत किशोर आजकल ममता बनर्जी के साथ वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तोड़ने में लगे हुए हैं। उनका एक ट्वीट आया, वो भी आपको कोट कर देता हूं कि कांग्रेस और ख़ासतौर पर राहुल गांधी को घेरने का सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसके बाद प्रशांत किशोर का ट्वीट कहता है कि विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस का दैवीय अधिकार नहीं है। 10 साल में 90% चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार मिली है। यानी प्रशांत किशोर का इशारा था कि सिर्फ गांधी परिवार ही विपक्ष का नेतृत्व नहीं कर सकता, और भी लोग हैं जिनमें ये क्षमता है, जो चुनाव जीत रहे हैं, उन्हें यह अधिकार मिलना चाहिए। अब उसी दौरान जब ममता बनर्जी मुंबई के दौरे पे थी, तो उनकी मुलाकात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी होनी थी, लेकिन उद्धव ठाकरे उन दिनों अस्पताल में थे। अगर चाहते तो मिल सकते थे, लेकिन ठाकरे परिवार और शिवसेना को इस बात का अंदाज़ा था कि मुलाकात के राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे। जिस तरीके से शरद पवार चुपचाप खड़े रहे, यूपीए के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दिया ममता बनर्जी ने, तो इस मुलाकात के बाद भी, यानी ठाकरे और ममता बनर्जी की मुलाकात के बाद भी ऐसे ही सवाल खड़े होते। लेकिन उद्धव ठाकरे ने मिलने से मना कर दिया। आदित्य ठाकरे को मिलने के लिए भेज दिया, ताकि एक कर्टसी मीटिंग भी हो जाए और राजनीतिक संदेश दिल्ली ना पहुंचे, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार वहां पे चल रही है। तो ऐसे में जब यूपीए पर सवाल खड़े हुए, उसके बाद संसद सत्र से ठीक पहले शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक लेख छपा, जिसमें ये कहा गया कि विपक्ष मजबूत होना ज़रूरी है, लेकिन उससे कांग्रेस को बाहर नहीं कर सकते। यानी शिवसेना ने सामना के ज़रिए कांग्रेस पार्टी को और ख़ास तौर पर राहुल गांधी के नेतृत्व को डिफेंड किया। उसके बाद संजय राउत ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। संजय राउत ने बाहर आके कहा कि मजबूत विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कांग्रेस के बिना हम मजबूत विकल्प की कल्पना नहीं कर सकते। दूसरे दिन संजय राउत ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की और उसके बाद भी उन्होंने यही बात दोहराई कि कांग्रेस के बिना मजबूत विकल्प की कल्पना नहीं कर सकते। कांग्रेस के भीतर इस बात पर चर्चा हुई कि शरद पवार इतने पुराने अलाय थे, उनके साथी थे, उन्होंने इस बात को डिफेंड नहीं किया जिनसे उम्मीद थी। लेकिन राहुल गांधी को इस बात को लेकर हैरानी हुई कि जो शिवसेना 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ आई, सरकार बनी, गठबंधन हुआ, उसने हमें डिफेंड किया, हमारे साथ खड़े हुए। और यानी टीएमसी का जो तोड़ है वो अब राहुल गांधी के पास शिवसेना है। तो राहुल गांधी को ये बात हैरान कर गई कि कैसे, क्योंकि शिवसेना से राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को उम्मीद नहीं थी कि वो उन्हें डिफेंड करेंगे। लेकिन संजय राउत का मुलाकात करना, सामना में लेख लिखना, फिर प्रियंका गांधी से मिलना और संसद में खासतौर पर ये कहना कि कांग्रेस के बिना विपक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी, खासतौर पर राहुल गांधी के लिए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो ये बात मानता है कि ममता बनर्जी जब से प्रधानमंत्री मोदी से मिली हैं पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के बाद, तब से वहाँ के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, जो कि रोज़ सरकार के खिलाफ बोलते थे। सीबीआई ईडी जो कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जांच कर रही थी, उन्होंने भी अभी तक कोई जांच आगे नहीं बढ़ाई। जो भी कुछ हुआ था वो सिर्फ चुनाव से पहले हुआ था। और उसके बाद सुष्मिता देव, अशोक तंवर, कीर्ति आज़ाद, मेघालय के 12 एमएलए, क्योंकि सब कांग्रेस के नेता थे, उनको टीएमसी ने तोड़ा है। तो यानी कांग्रेस में सेंध लगाकर टीएमसी जो है, यानी खासतौर पर ममता बनर्जी, और अब वो गोवा में भी चुनाव लड़ रही हैं, तो ये बताया जा रहा है कि दरअसल ये एक रणनीति है जिसमें कांग्रेस पार्टी को विपक्ष से बाहर कर दिया जाए, और ख़ासतौर पर राहुल गांधी के नेतृत्व को, क्योंकि अगले साल 2022 में कांग्रेस पार्टी के भीतर संगठन चुनाव चल रहा है। राहुल गांधी अध्यक्ष दोबारा बन सकते हैं और ये टेन्योर 2022 से 2027 तक का होगा, 5 साल का होगा। और
अगर ऐसा होता है तो ये इसी बात को रोकने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ नेता भी कर रहे हैं और इसी बात के लिए टीएमसी भी अब कांग्रेस पार्टी को तोड़ने में लगी है। इसके ताज़ा उदाहरण है मेघालय के 12 एमएलए, गोवा कांग्रेस के सीनियर लोग, हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर, कीर्ति आज़ाद, सुष्मिता देव महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, ये सब टीएमसी में जा चुके हैं। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जिनसे उम्मीद थी राहुल गांधी को वो तो साथ नहीं खड़े हुए, लेकिन जिनसे उम्मीद नहीं थी शिवसेना से वो ज़रूर साथ खड़े हो गई। इन तमाम उठापटक के बीच शिवसेना ने ज़रूर कांग्रेस आलाकमान को हैरान कर दिया और अगर आगे चलकर शिवसेना यूपीए का हिस्सा बन जाए तो आप लोग हैरान मत होइएगा, क्योंकि देश बदल रहा है, राजनीति बदल रही है, तो राजनीति कैसे पीछे रह सकती है यह भी ज़रूर बदलेगी। ये मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि इस रिपोर्ट के ज़रिए शिवसेना कभी भी आगे चलकर यूपीए का हिस्सा बन सकती है और राहुल गांधी के पास टीएमसी का तोड़ भी शिवसेना ही है।